स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट। सो देखिए, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें देखा था कि किस प्रकार से एंथर का डेवलपमेंट होता है। एंथर के डेवलपमेंट में टू सेल का मेजर रोल था, जिसमें जो वॉल का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, उसका नाम था प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो दूसरी थी उसका नाम था प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, जिससे स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है, बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण होता है, जो आगे जाके पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में डेवलप होती है। तो मैंने आपके सामने डायग्राम बना के रखा है। पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, तो आपको ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं तो आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये टेट्रागोनल मींस चतुष्कोणीय संरचना होती है, टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय संरचना। ओके, ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट है एक परागकोश की, ठीक। तो आपने देखा था कि आपको इसमें टेट्रागोनल का मतलब ये है कि इसमें एक कोष्ठ ये है, एक कोष्ठ ये है, एक कोष्ठ ये है और एक कोष्ठ ये है। इट मींस 4 कोष्ठ हो गए। एक प्रारूपिक परागकोश की बात करें या अधिकांशतः आवर्त बीजी पादपों के परागकोश द्विपालित और 4 कोष्ठीय होते हैं। एक पाली ये है, 1 लोब, और ये अनदर लोब है, मींस बाइलोब होते हैं, मींस द्विपालित है। और द्विपालित में प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। सो यू हैव 2 चैम्बर इन ईच लोब्स। सो यहां पर आपके पास ये लोब्स हो गए और ये इसके अंदर चैम्बर्स हो गए। सो इसलिए यहां पर इसको कहा गया है टेट्रागोनल, मतलब चतुष्कोणीय संरचना, ठीक। अब देखो, परागकोश की संरचना में चारों ओर 4 भित्तियां होती हैं। तो परागकोश के चारों ओर 4 भित्तियां, चाहे तो मैं भित्तियां कहूं या परत कहूं। सो ये क्या हो गई? ये इसको बोलेंगे वॉल लेयर। इट इज वॉल लेयर। 4 भित्तियां होती हैं और इन 4 भित्तियों के लिए क्या कहते हैं? वो वॉल लेयर। सो यू हैव 4 वॉल लेयर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एंथर। सो नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके बाद, ये 4 भित्तियां कौन सी होती हैं? अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, तो मैं इनको केवल पॉइंट कर रहा हूं। ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ओके। इसके बाद में यहां एक सेकंड लेयर होगी, ये इस तरह से एक सेकंड लेयर होगी जो ठीक फर्स्ट लेयर के नीचे होगी, सेकंड। इसके बाद में एक थर्ड लेयर होगी, वो थर्ड लेयर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और सो मैंने इसको एक ही माना है, और थर्ड और एक 4 लेयर होगी। सो यू हैव 4 लेयर इन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एज अ वॉल लेयर। सो वॉल लेयर की तरह से 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मैं बाहर से अंदर की तरफ बात करता हूं, तो आप देखेंगे बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर, अंदर का क्रम, जो इसकी सीक्वेंस है बाहर से अंदर की तरफ, तो आप क्रम में क्या देखते हैं? सबसे पहले आती है जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस या अधिचर्म। सबसे पहले अधिचर्म आती है, फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पर एंडोथीसियम, या जिसे मैं हिंदी में ही लिखता हूं एंडोथीसियम।
एंथीसियम, राइट। देन उसके बाद में मिडिल लेयर या जिसे हम मध्य परत कहते हैं, मध्य परत आती है। एंड सबसे अंदर जो होती है, इनर मोस्ट जो होती है, उसको हम टैपिटम कहते हैं, राइट। सो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, ये इनका क्रम है, इनका सीक्वेंस है। सो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 1 2 3 4। सो बाहर से अंदर की तरफ बात की थी मैंने, इधर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ 4 लेयर होती है, ठीक है। नाउ आप इन स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप कौन कौन सी लेयर है। सो वन बाय वन हम लेयर को डिस्कस करते हैं। सो यू हैव फर्स्ट लेयर और दैट इज एपिडर्मिस या अधिचर। पहली परत है जिसे आप एपिडर्मिस या अधिचर कहते हैं, ओके। क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके लिए? ये अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर एक जो मोस्ट कॉमन प्लांट है जो हमारे आसपास मिल जाता है, धतूरा, आप धतूरे का जो एंथर होता है वो काफी अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, विजिबल होता है। आप उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काटते हैं और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर हाई डेफिनेशन पर या 10x पर देखते हैं आप, तो आपको ये स्ट्रक्चर, आपको जो बटरफ्लाई लाइक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ये आपको उसमें स्पष्ट नजर आ जाती है, दिख जाती है। सो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये इसकी आउटर मोस्ट और टेट्रा जो गोनल स्ट्रक्चर है, चतुष्कोणीय जो स्थिति है, उसको दर्शाने के लिए डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर इन चैम्बर्स को और लोब्स को मैंने शो किया है, ओके। आपको यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंथर के डेवलपमेंट में सबसे पहले बनने वाला जो ऊतक होता है वो ये ऊतक होता है, और आप इस ऊतक को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऊतक कौन सा ऊतक है? ये ऊतक है, और ये ऊतक कौन सा ऊतक है आप जानते हैं, ये संवहन ऊतक है, वैस्कुलर टिश्यू। और ये वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक एंथर के डेवलपमेंट में सबसे पहले बनने वाला ऊतक होता है, ओके। सो हम किसी एक लोब को, किसी एक चैम्बर को, जो एक इसका सेक्शन है, उसको मैंने यहां पर आपके सामने शो किया है। सो इट इज टीएस ऑफ यंग एंथर शोइंग माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी को, ये एक लघु बीजाणुधानी को प्रदर्शित कर रहा है। सो ये लघु बीजाणुधानियां हैं आपके पास में, तो एक लघु बीजाणु को यहाँ पर, लघु बीजाणुधानी को मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। सो आप देखते हैं सबसे बाहर की तरफ जो आपको परत दिखाई दे रही है, ये परत जो है, इस परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस या अधिचर। ये फर्स्ट लेयर है बाहर से, अधिचर, एपिडर्मिस, राइट। क्या क्या खास बात है इसकी? फर्स्ट लेयर है ये एपिडर्मिस, यू हैव फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहले इट इज आउटर मोस्ट लेयर, मींस सबसे बाहर की परत होती है। सेकंड, इट इज सिंगल सेल, आप देख सकते हैं सिंगल सेल थिक लेयर, यू कैन सी, आप देख सकते हैं अधिचर सबसे आउटर मोस्ट है, ओके। सिंगल लेयर है, सिंगल सेल, एक ही कोशिका से, एक ही कोशिकीय स्तर है, मतलब एक कोशिकीय स्तर, ठीक है। सो मैंने लिखा सिंगल सेल थिक लेयर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, अगर हम इसका ओरिजिन, हम इसके ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उत्पत्ति के बारे में कि जो वॉल लेयर्स होती हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है? प्राइमरी पैराइटल सेल से या प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होती है। लेकिन आपने एक यंग या तरुण एंथर को जब
देखा था तो उसके अंदर एंथर की टीएस को देखा था सबसे बाहर उसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट थी, जो कि अविभेदित मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो टिश्यू है उसको चारों तरफ से घेरे रहती है। इसका मतलब अधिचरण की उत्पत्ति प्रपसु कोशिका, इट मींस आर्कीस्पोरियल सेल से नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या देख रहे हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो प्रपसु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल से नहीं होता। सो देखिए, आपने 3 पॉइंट देखे इसमें। फर्स्ट पॉइंट आउटर मोस्ट लेयर, सेकंड सिंगल सेल थिक लेयर, एंड थर्ड ओरिजिन। ओरिजिन कहां से हो रहा है? इसका ओरिजिन प्रपसु कोशिका से नहीं हो रहा है, ये पहले से ही प्रेजेंट है, राइट। नाउ लास्ट इसका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर? सो फंक्शन क्या होगा? सबसे बाहर की तरफ जो बाउंड्री होती है वो क्या करती है? वो प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। सो कार्य के रूप में हम देखें तो यह एक सुरक्षात्मक परत होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, एक प्रोटेक्टिव वॉल। सो इट इज ओवरऑल अबाउट एपिडर्मिस। अधिचरण के बारे में ये सारी बातें हो गई कि अधिचरण सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली परत होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट सेकंड लेयर, ये है आपकी एंडोथीसियम। आप लोग अंतःथीसियम भी पढ़ेंगे कहीं पर इसका नाम, आप इसको अंतःथीसियम भी पढ़ सकते हैं। सो क्या है ये? एंडोथीसियम, सेकंड लेयर। सो आप देख सकते हैं ये आपकी सेकंड लेयर है, ये सेकंड एंडोथीसियम, ओके। अंतःस्थीसियम भी कहते हैं, बट मैं एंडोथीसियम ही लिख रहा हूं। सो सेकंड लेयर, बाहर से अंदर की ओर दूसरी परत कौन सी है? एंडोथीसियम, ओके। पहली बात कहां होती है? एपिडर्मिस के ठीक नीचे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे, जस्ट बिलो ऑफ एपिडर्मिस, जस्ट बिलो। आप देख रहे हो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी लेयर है? एंडोथीसियम, ओके। सेकंड आप देख सकते हो इसमें, जैसे ये एक सिंगल सेल लेयर थी, ऐसे ये भी एक सिंगल सेल थिक लेयर है। सो इट इज आल्सो सिंगल सेल थिक लेयर। ये भी क्या है? एक कोशिकीय मोटी परत होती है। सो ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो एपिडर्मिस के अलावा एपिडर्मिस के बाद में जो तीनों परत होती हैं, कौन कौन सी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। इन तीनों की उत्पत्ति किससे होती है? हाँ, प्राथमिक पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका से होती है, जो कि आपने देखा था बॉल की तरफ उसकी पोजीशन थी। सो सिंगल सेल थिक लेयर हो गई कौन? एपिडर्मिस, सॉरी एंडोथीसियम। नाउ नेक्स्ट, एंडोथीसियम में और क्या होता है? तो आप देखते हैं इस एंडोथीसियम के अंदर देखो दो, अगर मैं इस कोशिका की बात करूं, ये अगर आप इसको कोशिका मानते हैं, ये एक कोशिका है एंडोथीसियम की, ये एक सेल है, आप यही मानते हैं इसको। इसके ऊपर कौन है? एपिडर्मिस, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा? जैसे ये सेल है, आप इसको इस तरह से माने, ठीक है। तो इसकी जो आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति जो होती है, सतह जो होती है, आंतरिक स्पर्श रेखीय सतह पर अल्फा सेल्यूलोज का क्या होता है? डिपोजिशन होता है, इसमें जमाव होता है, जिसके कारण ये क्या होती है? बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो मैं लिख रहा हूं
इस परत की आंतरिक स्पर्श रेखीय परत पर या सतह पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है, अतः यह मोटी होती है। क्या होती है? मोटी। ओके, नाउ कहां पर, ये देखिए यहां पर इन जगह पर ये अली भित्तियों पर यहां पर ये अल्फा सेल्यूलोज का यहां पर क्या है? डिपोजिशन। अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन। ठीक है, अब देखो एक और बात, ये जो भित्ति होती है एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम आर्द्रताग्राही होती है, आर्द्रताग्राही। एंडोथीसियम आर्द्रताग्राही, या जिसे हम कह सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक। आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक क्या होती है? इसका मतलब कि जब भी वातावरण के अंदर नमी होती है, ये अल्फा सेल्यूलोज क्या करता है? उस नमी को एब्जॉर्ब करता है, और जिसके कारण ये एंडोथीसियम क्या हो जाती है? फूल जाती है, मोटी हो जाती है। सो ये कैसी होती है? आर्द्रताग्राही होती है। अब देखो बात ये आती है कि इस आर्द्रताग्राही होने का फायदा क्या है? कोई न कोई इसका मोटिव होगा। सो आर्द्रताग्राही होने का फायदा ये है परागकोश स्फुटन। परागकोश के स्फुटन में ये लेयर हेल्प करती है, इसका ये गुण हेल्प करता है आर्द्रताग्राही होने का गुण। सो मैं नेक्स्ट क्लास जो आपका हम एक और वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको ये परागकोश का स्फुटन भी हमारे सिलेबस में है, तो उसको भी हम लेंगे कि कैसे परागकोश का स्फुटन होता है और उसमें किस प्रकार से एंडोथीसियम का क्या रोल होता है। सो सेकंड लेयर एंडोथीसियम। ओके, अब देखो एक और बात, ये जो एंडोथीसियम है, यहां तक देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, यहां की देखिए, इधर देखिए, ये एपिडर्मिस हो गई फर्स्ट लेयर, ये एपिडर्मिस है आपकी। ओके, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक इसके ऊपर कौन सी लेयर है? हम जानते हैं एंडोथीसियम। और देखो ये स्थान यहां पर, ये वाला स्थान जो है, इस स्थान को मैंने यहां दिखा रखा है, देखिए इसमें ये एपिडर्मिस है और इसके ऊपर एंडोथीसियम है। ओके, ये वाले स्थान पर, यहां आने के बाद इस जगह पर, सो ये एंडोथीसियम इस जगह पर देखिए आप, ये जो जगह है, इस जगह पर ये डिपोजिशन नहीं होता है, जिसके लिए ये संरचना जो होती है, इस संरचना को हम ओष्ठ कोशिका या हम इसको कह सकते हैं स्टोमियम। इसको ओष्ठ कोशिका या स्टोमियम कहते हैं। ओके, सो अब देखें इसको, ये जगह वो जगह है, ओष्ठ कोशिकाएं, ये वो संरचनाएं होती हैं जो एंडोथीसियम के साथ मिलकर परागस्फुटन की क्रिया का संचालन करते हैं या उसका नियंत्रण करते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। सो कंटिन्यूअस देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखिए, ये दो लेयर हो गई आपकी, एक तो हो गई एपिडर्मिस और एक हो गई आपकी एंडोथीसियम।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगली लेयर की। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लेयर जो है वो कौन सी थर्ड लेयर है आपकी? मिडिल लेयर। मध्य परत। नाउ आपके पास में अभी है मध्य परत। तो ये जो दिख रही है आपको 1 से 2 परत या 1 से 3 परत जिनको आप कह सकते हैं, ये तीसरी परत है जिसको बोलते हैं मध्य परत या मिडिल लेयर। ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये 1 से 3 परत, 1 से 3 परत होती है। 1 2 3 लेयर, 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3 लेयर्स होती हैं। सेकेंड बात ये मृदु ऊतकी, मृदु ऊतकी कोशिकाओं से बनी होती है, मृदु ऊतकी कोशिकाओं से निर्मित होती है, पेरेन्काइमेटस सेल होती है। और आपको पता है कि जो पेरेन्काइमेटस सेल होगी वो पेरेन्काइमेटस सेल का फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज। सो किसका स्टोरेज? फूड स्टोरेज। इसका काम हो गया भोजन का संग्रह, भोजन संग्रह, ये फूड स्टोरेज का काम करेगी। ओके, एंड ये शॉर्ट लिव होती हैं, अल्पकालिक होती हैं। अगर आप एक परिपक्व या मैच्योर एंकर की स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप मिडिल लेयर को देखना चाहेंगे तो आपको मिडिल लेयर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट लिव होती हैं, इनका केवल काम क्या है? फूड स्टोरेज करना। उस फूड का स्टोरेज करने का मोटिव क्या है, क्या जरूरत है? हमें पता है कि माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स को जरूरत होती है पोषण की, उनको दे दिया और देन उसके बाद में ये डिसअपीयर हो जाती हैं या ये नष्ट हो जाती हैं। सो 1 से 3 परत होती हैं, मृदु की कोशिकाओं से बनी होती हैं, फूड स्टोरेज इनका फंक्शन है और अल्पकालिक होती हैं। सो ये आपकी सेकंड के बाद थर्ड लेयर हो गई मध्य परत। नाउ नेक्स्ट फोर्थ लेयर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर, दैट इज टैपिटम। टैपिटम या जिसे पोषक भी कहते हैं, टैपिटम पोषक भी कहते हैं, पोषक कोशिकाएं भी कहते हैं। सबसे पहली बात ये क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आंतरिक परत होती है, इनर मोस्ट सबसे आंतरिक परत, पहली बात। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये अंदर वाली सबसे अंदर की तरफ जो परत दिख रही है आपको, ये फोर्थ लेयर है जिसे हम कहते हैं टैपिटम या पोषक, पोषक परत या पोषक कहते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसको पोषक क्यों कहते हैं। सो उसकी वजह साफ है, ये पोषण प्रदान करती है। अंदर की तरफ आप तो देख पा रहे हैं ये वाला पोषण, ये हो गई फोर्थ लेयर, चौथी लेयर हो गई। और चौथी लेयर के बाद में अंदर की तरफ आपको ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये संरचना, ये क्या है? लघु बीजाणुधानी या पराग पुट मान सकते हैं, पॉलन शैक कह सकते हैं इसको, ये पॉलन शैक है। और इस पॉलन शैक के अंदर हम देखते हैं ये इसके अंदर ये बीजाणु जन ऊतक है, इसमें बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन कोशिकाएं हैं इसके अंदर। ये सेल्स जो हैं बीजाणु जन कोशिकाएं हैं, जो आगे जाके प्रत्येक बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका आगे जाके पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के तरह कार्य करेगी। सो हम सबसे पहले हम
टैपिटम की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है। यहाँ से बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, सो आपको दिमाग में रखना है। सबसे आंतरिक परत कौन सी? टैपिटम। अब देखो कुछ बातें इसके बारे में, क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं पहले हम लोग। देखिए टैपिटम के अंदर स्टार्टिंग में ये जो सेल होती है, प्रारंभ में स्टार्टिंग में आप क्या देखते हैं, प्रारंभ में ये 2n या द्विगुणित होती है। कैसी होती है? प्रारंभ में 2n या द्विगुणित, 2n मींस डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। लेकिन बाद में ये अब क्या क्या, एक चीज तो यहां लिख रहा हूं मैं, बहुगुणित, पॉलीप्लॉइड, और एक और वर्ड है बहुकेंद्र की, मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। हम कहते हैं कि टैपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, सबसे आंतरिक परत है, ठीक है, और इसकी कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन सब कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो द्विगुणित ही होती हैं, लेकिन बाद में वे बहुगुणित और बहुकेंद्र की हो जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये बहुगुणित और बहुकेंद्र की कैसे हो गई, कहां से हुई? तो बहुगुणित होने के लिए, बहुगुणित एक कोशिका है, वो बहुगुणित कब हो सकती है? जब उसमें एंडोमाइटोसिस होता है। एंडोमाइटोसिस होता है। क्या होता है? एंडोमाइटोसिस, ठीक है। और बहुकेंद्र की कब होती है? जब उसमें मुक्त केंद्र की विभाजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। मुक्त केंद्र की विभाजन, मुक्त केंद्र की विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब होता है तब ये बहुकेंद्रीय हो जाती है। मतलब इसको समझें कैसे? ये एक कोई कोशिका है और उसका ये केंद्रक है, ये कोई जो कोशिका है उसका केंद्रक है। अब इस कोशिका के केंद्रक में अगर एंडोमाइटोसिस होता है तो एंडोमाइटोसिस से क्या होगा कि इसके अंदर ये जो 2n थी, ये 2n से 3n, 3n से 4n, मतलब क्या हो जाएगी? बहुगुणित हो जाएगी, ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है ये केंद्रक जो है अंदर ही अपने अंदर मुक्त केंद्रक विभाजन करते रहते हैं। वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, भित्ति का निर्माण नहीं होता, और कोशिका अंदर विभाजन करती रहती है, और अंदर विभाजन को हम मुक्त केंद्र की विभाजन कहते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि बहुगुणित कोशिका होने का कारण एंडोमाइटोसिस है, जबकि जो बहुकेंद्र की कोशिका होने का कारण क्या है? मुक्त केंद्र की विभाजन। इसीलिए कहा जाता है, तीसरी बात जो दूसरी इंपोर्टेंट बात मैंने बताई कि टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं ये बहुकेंद्र की और बहुगुणित होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर देखो ये पोषण का काम कर रही है, ये पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं, इसलिए इनके अंदर डीएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनका जीवद्रव्य जो होता है वो न्यूट्रिशियस होता है, अधिक पोषक युक्त होता है ना, और उसमें डीएनए की मात्रा भी अधिक पाई जाती है ताकि ये अपना उद्देश्य पूरा कर सके, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं इस टैपिटम के बारे में। टैपिटम जो होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोई एक परागकोश है, विकासशील परागकोश है, और उसकी अगर टैपिटम को अपहासित हो जाए, टैपिटम नष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो हमें पता है कि टैपिटम का उद्देश्य, टैपिटम का कार्य क्या है? पराग कणों को पोषण प्रदान करना। तो ये क्या काम करेगी? पोषण प्रदान करेगी। जब ये अपहासित हो जाएगी, एक अविकसित या कह सकते हैं एक अपरिपक्व परागकोश के अंदर जब ये अपहासित हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी,
तो ऐसी स्थिति में परागकणों को क्या नहीं मिल पाएगा, पोषण प्राप्त नहीं हो पाएगा, और पोषण प्राप्त नहीं होगा तो परागकण बंध्य या बंध है ना, या अनउर्वर मतलब स्टेराइल हो जाएंगे, और इसी को हम पराग बंध्यता कहते हैं, परागकणों की बंध्यता कहते हैं। तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें। इस डायग्राम के अंदर आपको सारी चीजें स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। टैपिटम सेल्स के बारे में आपको बता दिया गया, एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं, टैपिटम के बारे में अभी हम और कंटिन्यूस करेंगे। तो देखिए, सो आप इसको एक बार देख लें कि मैंने मिडिल लेयर के बारे में बताया आपको। मिडिल लेयर 1 से 3 परत वाली होती है, मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होती है, भोजन का संग्रह करती है, ओके, और अल्पकालिक होती है। फिर हमने टैपिटम के बारे में डिस्कस किया, इंटरमोस्ट लेयर है, स्पेसिफिक टाइप की विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। स्टार्टिंग में तो डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन बाद में ये क्या हो जाती हैं, पॉलीप्लॉयड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट देखें आगे हम